नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग सीडीपी के 1000 प्रश्नों की सीरीज को कर रहे हैं और आज की हमारी क्लास नंबर 3 है। जिन्होंने भी पिछली 2 क्लासेस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप आई बटन में आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको आज की क्लास और जो पिछली क्लासेस है उनकी आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देख लेंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले 41 से, जो 40 क्वेश्चन है पिछली 2 क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है? तो दोस्तों इंद्रियों के शिक्षण पर मोंटेसरी जो पद्धति है ना, जिसको मारिया मोंटेसरी जी ने दिया है, वह इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली जो है ना, वह 4 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली वह किसने दी है? तो फ्रोवेल जी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को प्रयत्न में भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया के जो सिद्धांत है वह एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी ने दिया है, और दोस्तों इन्होंने क्या है, बिल्ली पर प्रयोग करके ही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया है। एक बात और दोस्तों, बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों वह भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी ने दिया है। अब इनके 3 मुख्य नियम की बात कर लेते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जी के ही। पहला हो जाएगा तत्परता का नियम, दूसरा हो जाएगा अभ्यास का नियम, और तीसरा हो जाएगा कौन सा? प्रभाव का नियम। तो दोस्तों हम लोगों ने एक क्वेश्चन से ही समथिंग 5 क्वेश्चन को कर लिया है। दोस्तों आज की जो क्लास है हम इसमें 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, बट दोस्तों पूरी क्लास में हम समथिंग 50 क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों देखिएगा, कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। सीटेट, एमपीटेट, सुपरटेट, रीट सभी शिक्षक भर्ती जुड़े हुए एग्जाम्स में। तो यह कथन जो है ना प्लेटो जी का है। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है? प्लेटो जी का है। अब दोस्तों प्लेटो जी की एक बुक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द रिपब्लिक। कौन सी? द रिपब्लिक। प्लेटो जी की इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना इसको। भी पिछली क्लासेस में हम इसको पढ़ चुके हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब कि जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110, मतलब कि 100, देखिए दोस्तों सामान्य बच्चे रहते हैं ना, उनकी बुद्धि लब्धि जो रहती है ना 90 से 110 के बीच में रहती है। यदि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर या 90 से नीचे होती है ना, तो उनको विशिष्ट बच्चे कहा जाता है। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशिष्ट बच्चे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन सन 1952, मतलब कि 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब दोस्तों हम अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक है? तो दोस्तों शैशवावस्था जो मुख्य तौर पर बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, 1 से मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और वहीं पर बात कर लेंगे जो कि किशोर अवस्था है ना दोस्तों, वह 12 से लेकर 18 वर्ष, 19 वर्ष या 20 वर्ष तक है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ है? तो दोस्तों स्किनर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लेंगे हम इस क्वेश्चन में। पहले तो दोस्तों देख लेते हैं, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ है? तो अरस्तु जी से हुआ है। और दोस्तों याद रखना किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। अब जो अरस्तु जी हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगमन विधि, जो कि उदाहरण से नियम की ओर जाती है, ठीक है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, वह उसके जनक कौन है? तो अरस्तु जी हैं। अब स्किनर जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। दोस्तों चूहों पर प्रयोग किसने किया? तो स्किनर जी ने किया। अब चूहों पर प्रयोग करके कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो दोस्तों जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन पहले, दोस्तों सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वह 90 से लेकर 110, मतलब कि दोस्तों 110 तक रहती है, 90 से 110 तक रहती है। और यदि जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर या 90 से नीचे होती है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको विशिष्ट बच्चे कहा जाता है। याद रखना, बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह कथन किसने दिया है? तो दोस्तों रूसो जी ने यह कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है ना, वह सन 1879 ईस्वी में जर्मनी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गेस्टल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गेस्टल्टवादी सिद्धांत को अन्य सूच का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
अब गेस्टल्टवादी सिद्धांत से थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, जो गेस्टल्टवादी सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो कोहलर जी ने किया। उनके सहयोगी दोस्तों कोहलर कोफका और बर्दीमर थे। इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और उसका क्या नाम रखा था, उसका नाम रखा था दोस्तों इन्होंने सुल्तान। अब दोस्तों इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि सन 1879 में जर्मनी प्रथम जो प्रयोगशाला उसको तो स्थापित कर लिया गया था, लेकिन दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। किसने किया था, विलियम वुंट जी ने किया था, याद रखना। और दोस्तों लिप्जिंग शहर में, ठीक है ना, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ठीक है ना, प्याजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट देख लेंगे इसका आंसर, प्याजे की औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था वे किस आयु अवधि तक मानी जाती है, तो वह 11 से लेकर 15 वर्ष तक मानी जाती है। चलिए तो हम इनकी पूरी की पूरी अवस्था को देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, जीन पियाजे जी जो है ना, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी हैं, सबसे पहले हो जाएगी कौन सी अवस्था, सबसे पहले हो जाएगी दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की है। उसके बाद इन्होंने दी दोस्तों कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की है। कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वहीं पर बात करेंगे 7 से लेकर 11 वर्ष तक दोस्तों कौन सी अवस्था दी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब रहता है कि बच्चा मूर्त चिंतन करता है, ठीक है ना। 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था कौन सी है दोस्तों, जिसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी दोस्तों, औपचारिक नहीं है दोस्तों, देख लेंगे एक बार फिर से। प्याजे की औपचारिक ही दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं अमूर्त, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अमूर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको पूरी की पूरी अवस्था एक बार फिर से समझा। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा क्या करता है, मतलब कि दोस्तों बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक प्रतिवर्ष क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है दोस्तों, 2 से लेकर 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 7 से लेकर 11 वर्ष तक मतलब कि संरक्षण करता है। मतलब कि दोस्तों यदि आप उसके सामने 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई रख देंगे तो बच्चा पता है क्या करेगा, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, उसमें क्या करेगा, वह रुई को ज़्यादा बताएगा लोहे से, ठीक है ना। मतलब कि आप यदि दोस्तों रुई जो है ना 500 ग्राम रख देंगे और लोहा 1 किलो रख देंगे ना, तो वह रुई को ज़्यादा देखकर उसको ज़्यादा बताएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, उसमें यह गुण आ जाता है कि वह उसको वजन को नाप तोल सकता है कि यदि 500 ग्राम रुई है, यदि वह ज़्यादा भी दिख रही है तो दोस्तों फिर भी वह 1 किलो जो लोहा है ना उसको ही ज़्यादा बताएगा। तो दोस्तों ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक की रहती है, उसमें मूर्त चिंतन करता है। मतलब कि एक बच्चे के सामने यदि दोस्तों एक मतलब कोई जानवर है, जैसे कि काऊ है, गाय है, उसको देखकर वह कुछ चिंतन करेगा। लेकिन दोस्तों 11 से लेकर 15 वर्ष में क्या करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन कर स्टार्ट कर देता है। मतलब कि गाय यदि उसके मतलब कि सामने नहीं भी होगी, उसके माइंड में एक उसकी पिक्चर हो जाएगी, तो उसके संबंध में वह चिंतन करता है। आई होप दोस्तों आपको पूरी की पूरी अवस्था समझ में आ गई होंगी। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो दोस्तों गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे जो चैनल है ना AKS करियर, इसको आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या है, एक AKS GS रिसर्च सेंटर, मतलब कि उस पर दोस्तों आपको जो GK से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, उनकी आपको क्लासेस बिल्कुल मिलती रहेंगी। तो दोस्तों हम लोगों ने ये चैनल लॉन्च कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने AKS करियर चैनल को सपोर्ट किया और प्यार दिया, उसी प्रकार से आप AKS GS रिसर्च सेंटर चैनल को भी प्यार देंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बालक का विकास होता है, तो दोस्तों बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है ना। बालक का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है, जिसको सिफेलोकोडल भी कहा जाता है। गर्भ में सर्वप्रथम किस अंग का निर्माण होता है, तो गाइस गर्भ में सर्वप्रथम सिर का विकास होता है। यदि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गर्भावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, मतलब कि सिर से पैर की ओर होता है या केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है, तो दोस्तों सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो दोस्तों 3 माह का जब बालक हो जाता है वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो दोस्तों बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में कर लेता है, 5 वर्ष में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है, तो किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्या है ना, वह समायोजन की है। अब कैसे है, देखिएगा दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा 16-17 साल या 15 साल के जो बच्चे रहते हैं ना उत्तर किशोर अवस्था में लगभग, तो वह बच्चे क्या, उनके माता पिता से मतभेद होता रहता है, ठीक है ना। मतलब मतभेद चलता रहता है, वह समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। तो दोस्तों किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या कौन सी है, तो वह समायोजन ही है। आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, तो यह स्टैनली हल जी का है। तो गाइज हम लोगों ने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं और जो क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस थे उनको भी कर लिया है। तो दोस्तों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि दोस्तों हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज को कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आने वाले सीटेट एग्जाम या सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स है ना, उनमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करेंगे। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।